नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय टीजीटी 2022 के सोशल स्टडीज के अंतर्गत पूछे गए भूगोल विषय से संबंधित सभी 20 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय पीजीटी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपको उसका प्रश्न पत्र चाहिए तो आप वीडियो में दिए गए लिंक से उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं नवोदय विद्यालय पीजीटी का एनालिसिस कर रहा था उसी समय आप लोगों को बताया था कि यदि आप केबीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या उस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो केवल एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज दिनांक 18 फरवरी को जो केबीएस पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें एनसीईआरटी से ही अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, जो मैं एनबीएस पीजीटी का पेपर अपलोड किया हूं उससे भी प्रश्न रिपीट किए गए हैं। इसलिए जब भी आप नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के लिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। आपको देखने में वह छोटी किताब जरूर लगती है लेकिन उसमें बहुत सारा मैटर ठूस ठूस करके भरा हुआ है। आइए हम लोग अब नवोदय विद्यालय टीजीटी के इस प्रश्न पत्र के एनालिसिस से समझते हैं कि ये 20 प्रश्न भूगोल के किस भाग से या कहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अधिकांश प्रश्न कक्षा 11 के एनसीईआरटी भूगोल से ही पूछे गए हैं। आप जानते हैं कक्षा 11 में ये 3 पुस्तकें चलती हैं जिसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से प्रश्न संख्या 61, 69 और 71 से लेकर 79 तक कुल 11 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत भौतिक पर्यावरण से प्रश्न संख्या 64 और 66 कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं प्रैक्टिकल जियोग्राफी से 67 और 68 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इस तरह से इससे भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं 11 से कुल 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि कक्षा 10 से प्रश्न संख्या 70 यानी कुल 1 प्रश्न पूछा गया है। जबकि अन्य के अंतर्गत प्रश्न संख्या 62, 63, 65 और 80 कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये 4 प्रश्न भी हो सकता है एनसीईआरटी से ही पूछे गए हों। मैं इसको खोजने में बहुत समय नहीं दिया, आप लोग चाहें तो इसको खोज लीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 60 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों की संख्या दी हुई है। इस तरह से जो ओरिजिनल इसका प्रश्न पत्र था उसमें 60 से 80 तक कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। आइए इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रश्न संख्या 61 लिखा है। इसका मतलब यह है कि प्रश्न पत्र में यह प्रश्न 61वें नंबर पे था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में है? ए समताप मंडल, फिर उससे नीचे आएंगे तो समताप सीमा है ही नहीं, क्षोभ मंडल। इन दोनों के बीच में समताप सीमा नहीं होती है, ये गलत है। समताप सीमा, फिर ऊपर जा रहे हैं मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा, ये सही है। सी मध्य मंडल, मध्य सीमा और वायुमंडल, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है, केवल बी और सी। इसको एनसीईआरटी कक्षा 11 में देख लीजिए, ये फिगर दिया हुआ है। सबसे नीचे धरातल के पास क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ सीमा, समताप मंडल, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फिर समताप सीमा, मध्य मंडल, मध्य सीमा और अंत में बहिर्मंडल के अंतर्गत रखा गया है। तो एनसीईआरटी से ही ये पूछा गया था। अगला है मल्च बनाना, एक विधि है जिसको कृषिगत गतिविधियों में किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करती है? ऑप्शन देख लीजिए। यह वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखती है, इससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। ऑप्शन 2 सही है, इससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। मल्चिंग आप नेट पे डालेंगे तो इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। यह मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिल पाया है, आप लोगों को मिले तो मुझे अवश्य बताइएगा किस क्लास में मिला है यह। अगला है निम्नलिखित में से किसमें वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत है? भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो लोग भी इसे देखे होंगे ये प्रश्न उनका सही हो गया होगा। देखिए, इसमें न्यूनतम वनावरण वाले राज्य, इसको ट्रिक के माध्यम से मैं समझाया था। हरी से पंगो, हरी से हरियाणा, देखिए ऑप्शन में हरियाणा है नहीं। दूसरे नंबर पे पंग से पंजाब, पंजाब दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है, पंजाब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए, मानसून वर्षा पर निर्भरता,
अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अप्रवाह। तो यह लक्षण नहीं है। चौथा है प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ, ये भी लक्षण है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अप्रवाह। यह हिमालयी प्रवाह का लक्षण है। अब देख लीजिए एनसीईआरटी 11th में ये दिया हुआ है, हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना, ये टेबल बना के उसमें दिया हुआ है। इसमें देखिए दूसरे नंबर पर दिया हुआ है प्रवाह प्रवृत्ति। इसमें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखिए मानसून वर्षा पर निर्भर, ये ऑप्शन में था। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है अप्रवाह के प्रकार, तो इसमें देखिए पूर्ववर्ती व अनुवर्ती, यही दिया था ऑप्शन में। ये हिमालयी नदी से संबंधित है, इसलिए ये सही था। जबकि इसमें क्या होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अध्यारोपित पुनर्योनित नदियाँ होती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र कैसा होता है, बहुत बड़ी द्रोणी, किसका, हिमालय नदी का होता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी का अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी, ये ऑप्शन में दिया था, सही था। नदी की आयु से संबंधित पूछा था, प्रायद्वीपीय नदी में देख लीजिए प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ होती हैं। तो इस तरह से यहाँ एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे वो सही कर लिए होंगे। अगला है भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है। इस डायरेक्शन में तो एनसीईआरटी में मुझे नहीं मिला है, लेकिन इसके ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की के अनुसार इसका ऑप्शन 4 सही माना गया है, अरुणाचल प्रदेश। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है इसमें भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री हैं। यदि एनसीईआरटी में आप देखेंगे 11th में तो इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री लगभग, लेकिन इसको यहाँ पे आंसर की में गलत बता रहा है। वैसे अन्य किताबों में हम लोग लगभग 29 डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बी है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी से अधिक है। नहीं, उत्तर से दक्षिण दूरी ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण दूरी। इस तरह से आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन 2 सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला है 1 डिग्री अक्षांश याम्योत्तर का 1 डिग्री चाप की लंबाई। सबसे पहले एनसीईआरटी में इसको देख लीजिए, 11th में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश याम्योत्तर का 1 डिग्री चाप, येलो से मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ। इसमें देखिए नीचे ग्रीन से विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर, और पिंक से दिखाया हूँ ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर है। पहले इसको देख लीजिए, तो ध्रुवों पर इसकी लंबाई ज़्यादा है। अब ऑप्शन देखिए, ध्रुवों पर तुलनात्मक रूप से कम होती है, नहीं ज़्यादा है, तो यह गलत हो गया। विषुवत वृत्त पर तुलनात्मक रूप से कम होती है, ये सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला है भू संपत्ति मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये दिया है, ये लघुमान मानचित्र हैं जो कृषिगत भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर उनके स्वामित्व को दर्शाता है। अब यहाँ देख लीजिए एनसीईआरटी 11th में ये मानचित्र बृहद मापनी पर बनाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया ए। अब बी देख लीजिए, ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमिकर लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसी में देख लीजिए यहाँ ग्रीन से कर दिया मैं। ये मानचित्र पर सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमिकर लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा, वही लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, समझ लीजिए। तो इस तरह से ये बी सही है। तो यदि ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो इसका ऑप्शन 4 सही है, ए गलत है लेकिन बी सही है। अगला है कुछ देश ऐसे हैं जहां संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। ये निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित हैं। तो इससे पहले एनसीईआरटी में ये जो दिया गया है इसको देख लीजिए। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये ऑप्शन 1 सही हो गया। मैं जब नवोदय विद्यालय पीजीटी का पेपर बनाया था उसमें मैं आपको बताया था कि टीजीटी में भी ये पूछा गया है, यानी पीजीटी में तो पूछा ही गया था, वहीं से इसको मैं फिर कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया हूँ। और उसमें बताते समय मैं कहा था कि देखिए ये 12 देश दिया हुआ है, पीजीटी में कितने देश पूछा था, यहाँ उष्णकटिबंध पूछ दिया है।
और इन 12 देशों को मैं पिंक से दिखाया हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि इन देशों का नाम दे करके और पूछ दे कि कौन सा देश महाविविधता केंद्र के अंतर्गत नहीं शामिल है। और कुछ अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि केवीएस पीजीटी में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि केवल प्रश्न उत्तर आप मत याद कीजिए, आप देखिए प्रश्न कहाँ से बन रहा है और उसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस टॉपिक को पूरा तैयार कीजिए। इस तरह से मैं इसको दिया था कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आगे भी परीक्षा में ये काम में आने वाला है। इससे बार बार प्रश्न बनाए जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है? ए अंडमानी जंगली सूअर, बी अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, सी एशियाई हाथी, डी हिमालयी भूरे भालू। और इसमें से आपको आंसर छांटना है। तो देखिए यह प्रश्न एनसीईआरटी 10th से पूछा गया। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दिया स्थानिक जातियाँ, इसमें मैं ग्रीन से दिखाया हूँ अंडमानी जंगली सूअर, आप देख रहे हैं ए सही हो गया। अरुणाचल के मिथुन बी सही हो गया। और इसमें लिस्टेड नहीं है एशियाई हाथी और हिमालयी भूरे भालू। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही है, केवल ए और बी। देख रहे हैं आप लोग, केवल एनसीईआरटी से ये सब पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे। अगला है, मिलेंकोविच दोलन किससे संबंधित है? ये भी एनसीईआरटी 11th में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिलेंकोविच दोलन, यहाँ जिसका प्रभाव जलवायु, ग्रीन किया हूँ मैं, पर पड़ता है। जलवायु ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला है, महासागरीय जल की तापीय गहराई के पार्श्वचित्र में अवस्थित थर्मोक्लाइन परत की विशेषता है। इसमें पहला है, इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। दूसरा है, इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र बढ़ोतरी आती है, एक समान तापमान। और लास्ट ऑप्शन इसका दिया है अत्यधिक जैव विविधता। एनसीईआरटी 11th में इसको भी देख लीजिए, यहाँ ग्रीन से दिखाया हूँ। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में शब्दों के सही क्रम को चुनिए। ए है निम्न कम, यानी कि पहले स्थान पर निम्न रख करके देखिए और दूसरे वाले स्थान पर कम को रख के देखिए। इस तरह से इसको आपको रख के चेक करना है। बी दिया है निम्न अधिक, सी दिया है उच्च कम और डी दिया है उच्च अधिक। अब एनसीईआरटी 11th में इसको देख लीजिए, यहाँ पे मैं क्रॉप करके लगाया हूँ। निम्न ग्रीन से पहले देखिए, निम्न अक्षांशों में अधिक होता है, ठीक है, तो निम्न अधिक ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। पिंक वाले में देखिए उच्च अक्षांशों में उच्च कम होता है, तो उच्च कम ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है, केवल बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए देखिए क्या कह रहा है, हेडले कोस्ट ध्रुवीय कोस्ट और फैरल कोस्ट के मध्य अवस्थित होता है। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश पढ़िए। कई हमारे मित्र हैं जो इंग्लिश में तैयारी करते हैं, उन्हीं को देखते हुए मैं क्रॉप करके हिंदी और इंग्लिश को दोनों को साथ में मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है उनकी भी समस्या का समाधान इससे हो जाता होगा। तो ए ऑप्शन देखिए गलत है। क्यों गलत है, यहाँ देख लीजिए, एनसीईआरटी 11th में ये फिगर दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि हेडले कोस्ट बीच में नहीं है, ध्रुवीय कोस्ट और हेडले सेल के बीच में फैरल कोस्ट होता है, तो इस तरह से ए ऑप्शन गलत हो गया। बी देखिए, उच्च सूर्यातप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। इसको भी देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ है हूबहू लाइन, उच्च सूर्यातप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, यानी कि ये सही हो गया। तीसरा देखिए, एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। ये भी एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही हो गया। इस तरह से
इसमें देखेंगे तो ऑप्शन 3 सही है, केवल बी और सी सही हैं। अगला है उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अभियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। ये आपका दृढ़ कथन है। तो दृढ़ कथन को देख लीजिए कहाँ दिया है, यहाँ देखिए एनसीईआरटी 11th में वही चीज यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अभियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं, तो ये सही है। कारण को अब देख लीजिए, ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाती है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। देखिए इसी में यहाँ ग्रीन से मैं दिखा दिया, ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन का सही व्याख्या कारण कर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही है। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है दृढ़ कथन, देखिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। एनसीईआरटी 11th में इसको भी देख लीजिए, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है क्वेश्चन में। अब कारण आर क्या है देख लीजिए, तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे येलो से दिखा दिया, तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि कथन का कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 2 सही है। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है निम्न में से कौन से पहलू शैलों की संरचना में शामिल हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया है आयतन और तापक्रम, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण और झुकाव, घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता और डी दिया है संस्तरण तल। एनसीईआरटी 11th में इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं ग्रीन से इसको कर दिया हूँ, संस्तरण का पूर्वाभिमुखीकरण, संस्तरण तल और घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता, ये ग्रीन से मैं इसमें दिखाया हूँ, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही है। केवल बी, सी और डी को समझना हो तो आप पॉज करके समझ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों के कौन सा से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती है जिससे होकर वह गुजरती है। ऑप्शन जो दिया है वेग, दिशा, वेग और दिशा दोनों, न वेग न ही दिशा। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी 11th में ग्रीन कलर से दिखाया हूँ, तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। और अगले कलर में मैं दिखाया हूँ इसी में, पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है, यानी कि वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है, वेग और दिशा दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की भूपर्पटी के बारे में सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी गत्यात्मक है, यह ऊर्ध्वाधर दिशा में संचलित हुई और होती रहती है, यानी पहले भी होती थी और अब भी हो रही है। यह क्षैतिज दिशा में संचलित हुई और होती रहती है, यानी कि क्षैतिज दिशा में भी ये भूतकाल में भी पहले भी होती थी और अब भी हो रही है। तो इसको भी एनसीईआरटी 11th में देख लीजिए, यहाँ ग्रीन से मैं इसको दिखा दिया हूँ। भूपर्पटी गत्यात्मक है, यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में संचलित होती रहती है, वर्तमान में तो है। फिर देखिए आगे दे रहा है, यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है, ए, बी तथा सी ये सभी सही हैं। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पृथ्वी और मंगल के लिए समान है। इसमें ए देखिए चंद्रमा की संख्या, इसको यहाँ पे मैं दिया हूँ, देख लीजिए पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या कितनी होती है, 1 चंद्रमा ही होता है। अब मंगल के 2 होते हैं, फोबोस और डीमोस। इसको ऐसे हम याद किए हैं, फोड़ी, सब फोड़ देगा क्या, फोड़ी, फो से फोबोस और डी से डीमोस। इस तरह से ये 2 याद रहते हैं। अगला देखिए बी, अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने का समय। तो घूर्णन अवधि देख लीजिए पृथ्वी का 23 घंटा 56 मिनट
और मंगल का 24 घंटा 37 मिनट। तो लगभग ये समान है। इस तरह से इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 सही होगा, केवल बी। सी को भी देख लीजिए, परिक्रमण अवधि पृथ्वी 365.26 दिन में परिक्रमा पूरी करती है सूर्य के चारों तरफ, जबकि मंगल 687 दिन में करता है। इस तरह से आप टेबल को देख के समझ गए होंगे कि चंद्रमा की संख्या में भी दोनों में अंतर है, पृथ्वी और मंगल के, और परिक्रमण अवधि में भी काफ़ी अंतर है दोनों में, और घूर्णन अवधि लगभग समान है। इस वजह से इसका ऑप्शन 2 सही माना गया है। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अभी आगे मैं 1-2 वीडियो और पुराने प्रश्न पत्रों पर ही अपलोड करूंगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे यूपी पीजीटी के लिए मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।